जय हिंद बच्चों, आप सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक है। आज हम लोग अपना FST 21 नवंबर वाला एक्सप्लेन करने को प्रेजेंट हैं। और उसके पहले मैं सिंह सर को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनका मोटो है पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। ये समझिए, ये सारी सुविधाएं सब उन्हीं की वजह से उत्पन्न है। तो चलो देर ना करते हुए सेशन शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। RMS स्पीड निकालनी है। अब अगर ये खाली 3 sin ओमेगा टी होता तो इसमें आपको कोई दिक्कत ना होती, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया गया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे करना है। IRMS का फॉर्मूला ये होता है, इंटीग्रल I² dt 0 से t अपॉन t, और ये अंडर रूट। अगर आपके पास I बराबर I0 साइन ओमेगा टी टाइप की चीज है तो रटा हुआ फॉर्मूला लगा दीजिए, I0/√2, वो आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां पर है 2 + 3 sin t, 3 sin ओमेगा टी। तो इसके लिए आप पहले इसका स्क्वायर करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे 0 से t तक, फिर t से डिवाइड करेंगे और फिर इसका अंडर रूट लेंगे 1/2। अब आपको इसमें टोटल मैथमेटिकल स्किल लग जाएगी, तो उससे बचाना हमारा आपको फर्ज है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर इस टाइप की कोई चीज आती है तो ट्रिक्स इसकी ये है कि IRMS बराबर √2² + 3²/2। ये जो टर्म है बस ये ले लीजिए, 2 का स्क्वायर कर दीजिए। और ये देखिए I0/√2 होता है तो 3/√2 होता है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब ये कितना आएगा? √4 और ये 2 8 और 8 9 17/2। ये आंसर आ गया। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन आपको कर दूं, जिससे आप कभी भी फंसे नहीं। जैसे मान लीजिए I1 साइन ओमेगा टी है और प्लस I2 साइन 2 ओमेगा टी है, और प्लस एक कांस्टेंट I0 भी है। ये मेरे पास करंट है और हमें IRMS निकालना है। तो शॉर्टकट क्या होगा? अंडर रूट, इसका स्क्वायर कर देंगे I0², और ये जितने भी साइन या कॉस वाले टर्म हैं उनको I1²/2 + I2²/2, जब ये कर दोगे तो RMS वैल्यू निकल आएगी। मैथमेटिकल प्रूफ मैं डिस्कशन में नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप इसको एज ए शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, और मैंने इसी का यूज इसको करने में कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये इजी है। ये अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है और 20 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस रेजिस्टेंस, ये 20 वोल्ट है। और कैपेसिटर ये 20 वोल्ट है, और हमारे पास रेजिस्टेंस के अक्रॉस 12 वोल्ट है। रेजिस्टेंस पे 12 वोल्ट है, और ये VC पूछना है। तो फॉर्मूला फेज डिफरेंस का होता है, ये टोटल E² बराबर
VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। अल्टरनेटिंग करंट में ये आपने पढ़ा जरूर होगा। तो ये 20 का स्क्वायर है और VL तो है नहीं, खाली VC स्क्वायर बचा, और ये 12 का स्क्वायर है। तो VC स्क्वायर कितना हो गया, 400 माइनस 144 हो गया, तो ये 256 आ गया, और VC बराबर ये 16 वोल्ट आ गया। आंसर सेकंड हम लोग जाएंगे इसके साथ, और ये काफी इजी टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। कंडक्टर चार्ज किया गया है 50 माइक्रो कूलाम का, तो Q बराबर हो जाएगा 50 माइक्रो कूलाम, और पोटेंशियल डिफरेंस इसका है 10 वोल्ट, और कैपेसिटी निकालनी है, तो Q बराबर CV आप लोग जानते हो जाएंगे, तो 50 माइक्रो कूलाम और C, और ये 10 वोल्ट है, तो ये 10 वोल्ट है, ये माइक्रो कूलाम है, तो कैपेसिटी बराबर 50/10 और माइक्रो कूलाम पर वोल्ट, तो ये हो जाएगा 5 माइक्रो कूलाम पर वोल्ट, 5 हो गया, तो 5 माइक्रो फैराड इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द चेंज ऑन तो ये भाई चार्ज पूछा जा रहा है, और ये चेंज नहीं है, ये चार्ज है, और ये सब स्लाइड की गलती है, ये सब माइक्रो कूलाम है, टेस्ट पेपर आप देख सकते हैं, ये सब माइक्रो कूलाम है, 30 माइक्रो कूलाम, 40 माइक्रो कूलाम। खैर आप लोग समझदार हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैपेसिटी क्या पूछेगा, कैपेसिटी तो दी हुई है, चार्ज पूछ रहा है और ये माइक्रो कूलाम है। अब 4 माइक्रो फैराड पर ये चार्ज निकालना है इस पे। तो देखिए ये 10 वोल्ट है, और इसको तो छोड़ दीजिए, पैरेलल ब्रांच है, तो ये दो हमारे पास हैं, ये ऐसे, ये 1 माइक्रो फैराड है और ये 5 माइक्रो फैराड है, और ये 4 माइक्रो फैराड है। अब देखो ये पैरेलल में है ना, तो इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट का वोल्टेज है। ये इन दोनों पे चार्ज सेम रहेगा, जो चार्ज इस पे रहेगा वही चार्ज इस पे रहेगा, दोनों सीरीज में है, और हमें इस पर चार्ज निकालना है। तो ये देखो 5 और 1 6, ये 6 हो गया, ये कितना बन गया, 4 माइक्रोफैराड, और ये 6 माइक्रोफैराड, और ये 10 वोल्ट है। तो चार्ज अब कितना आएगा, Q बराबर इक्विवेलेंट कैपेसिटी, तो 4 × 6/4 + 6, C1 C2/C1 + C2, और वोल्टेज है 10, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी को हमने वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 4 10 10 होता है, ये कट गई, 24 माइक्रो कूलाम आ गया। अब अगर इस कॉम्बिनेशन पर 24 माइक्रो कूलाम है और दोनों सीरीज में है, तो इस पर भी 24 माइक्रो कूलाम होगा, इस पर भी 24 माइक्रो कूलाम होगा। आप वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, जैसे इस पे वोल्टेज कितना होगा, तो 24 माइक्रो कूलाम को आप 4 माइक्रो फैराड से भाग दे दीजिए, तो 6 वोल्ट इस पे आएगा, 4 वोल्ट इस पे आएगा। यहाँ पे चार्ज पूछा गया है, तो 24 माइक्रो कूलाम इसका आंसर है, 24 माइक्रो कूलाम। बहुत पुराना क्वेश्चन है। बम का मास 12 kg है, रेस्ट में है, एक्सप्लोड हुआ, 2 फ्रेगमेंट में टूटा, और मासेस का रेशियो 1:3 है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉलर फ्रेगमेंट इज 216 जूल, द लीनियर मोमेंटम ऑफ हैवियर फ्रेगमेंट।
तो जैसे ये रेशियो 1:3, तो दोनों के मासेस निकाल लीजिए। m1 बराबर हो जाएगा 12/4 इंटू 1 यानी 3 kg, और m2 बराबर हो जाएगा 9 kg। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाइए। पहले बम पहले रेस्ट में था, और m1v1 प्लस m2v2 ये है। अब पहले वाले काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉलर फ्रेगमेंट, इसकी काइनेटिक एनर्जी 216 जूल दी है। तो दो फ्रेगमेंट हैं, एक 3 kg का, ये 3v1, और ये आ जाएगा मेरे पास, ये हैवियर फ्रेगमेंट है 9v2। ये इसका मोमेंटम है और इनका सम 0 है। आपको दिया क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉलर फ्रेगमेंट, यानी हाफ स्मॉलर मतलब 3 kg, और v1 स्क्वायर बराबर 216 है। तो पहले v1 निकाल लेते हैं, 3 से काट दो, 3 सते 21, 3 दूनी 6, तो v1 स्क्वायर बराबर 72 इंटू 2 यानी 144, ये v1 स्क्वायर है। तो v1 बराबर 12 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो अब इसका मोमेंटम तो निकल आएगा, और 9v2 हमें इसका मोमेंटम चाहिए। दोनों बराबर ही होंगे क्योंकि सम 0 है। तो कितना आ गया? 0 बराबर 3 इंटू 12 और प्लस 9v2। इससे चाहो तो v2 निकाल सकते हो, हमें तो 9v2 ही चाहिए। तो 9v2 बराबर -36 हो गया। मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो माइनस साइन को इग्नोर कर दें। माइनस साइन का मतलब यही है कि अगर छोटा वाला इधर जाएगा तो बड़ा वाला इधर जाएगा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। और मोमेंटम 9v2 उतना ही होगा जितना ये 36 है। आप चाहें तो v2 इसकी वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, 4 आ जाएगी, वो पूछी नहीं गई है। मोमेंटम इसका 36 आ जाएगा, 36 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। एक ये यूनिफॉर्म वायर है, वायर यूनिफॉर्म है, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन एरिया वेरी कर रहा है। तो बाई चार्ज कंजर्वेशन करंट सेम रहेगी, मतलब हर क्रॉस सेक्शन पे करंट की वैल्यू सेम रहनी है, P पर भी और Q पर भी। और वायर यूनिफॉर्म है तो सिग्मा भी सेम रहेगा। अब हम रिलेशन लिखते हैं, J बराबर सिग्मा E। तो J होता है I/A, सिग्मा इंटू E। तो A इंटू E बराबर कांस्टेंट, क्योंकि एवरीवेयर करंट और सिग्मा नहीं बदलना है। तो देयरफॉर जहां एरिया कम होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी। तो आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा, यहाँ एरिया कम है तो यहाँ फील्ड ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कॉइल का एरिया दिया हुआ है 0.1 मीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं 500, मैग्नेटिक फील्ड दी गई है 4 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इनिशियल फ्लक्स हो जाएगा B इंटू ए, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 10⁻⁵। फाइनल फ्लक्स हो जाएगा 0, क्योंकि कॉइल को 90 डिग्री रोटेट कर दिया गया है। ईएमएफ बराबर होता है -n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। अब हम n की जगह रख देंगे 500, डेल्टा फाई यही आ जाएगा क्योंकि फाइनल वाला 0 है। 4 इंटू 10⁻⁵ और डेल्टा टी 0.1 सेकेंड है, 0.2 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा, पहला वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। प्रोटॉन को एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस कर रही है।
तो प्रोटॉन का वेट तो नीचे काम करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लगना चाहिए। क्योंकि प्रोटॉन पर फोर्स पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर ही होनी चाहिए, तो ये फोर्स क्यू ई हो जाएगा। अब क्यू ई बराबर एम जी कर दीजिए। तो चार्ज प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोटॉन का मास 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg इंटू 10, ये कट गया और E बराबर देखिए कितना आया, 10⁻⁻7 न्यूटन पर कूलम। थर्ड आंसर आ गया इसका। नाइन क्वेश्चन, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है और 60 डिग्री पर हम एक पार्टिकल को 2 मीटर चलाते हैं। वर्क डन दिया हुआ है 4 जूल। तो ये तो मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। अब फोर्स कितना होगा चार्ज पार्टिकल पर, क्यू ई। चलाया कितना, 2 मीटर, cos 60 बराबर वर्क डन। अब देखिए भाई, सब कुछ तो दिया हुआ है, वैल्यू रखिए आप। चार्ज कितना है, चार्ज है 0.2 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूछ ही रहे हैं, ये भी 2 है, cos 60 1/2 होगा, वर्क डन 4 जूल हो गया, तो ये 2 से 2 कट गया, E बराबर 4/0.2 आ गया, यानी 40/2 आ गया, यानी 20 न्यूटन पर कूलम की फील्ड आ गई। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर 5.5 और दोनों दी गए हैं। एरिया कैलकुलेट करना है विद एरर लिमिट। तो एरिया बराबर होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और डेल्टा ए बराबर ए अपॉन ए होता है डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो पहले एरिया कैलकुलेट कर लीजिए, 5.5 इंटू 2.5 प्लस माइनस, अब डेल्टा ए चाहिए, तो डेल्टा ए ये है, तो एरिया यानी 5.5 इंटू 2.5, 0.1 अपॉन 5.5 और प्लस 0.1 अपॉन 2.5। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग 14 आएगा, और इसको अंदर ले जाएंगे तो ये लगभग 0.8 आ जाएगा। अंदर ले जाइए, ये कट जाएगा, ये 0.25 आ जाएगा। इसको ले जाएंगे तो ये कट जाएगा, ये 0.55 आ जाएगा। जोड़ देंगे तो लगभग 0.8 आ जाएगा। सेकंड आंसर इसका है। कैलकुलेशन है थोड़ा सा, वो मैंने जल्दी कर दिया है, और मैंने पूरा किया भी नहीं है एक्चुअली। मैंने इसको ऐसे जोड़ लिया है कि 5 दूनी 10 होता है, फिर 0.5 इंटू 5 लगभग 14 के बराबर हो जाएगा। चलिए ये थोड़ा करते हैं, इसमें थोड़ा समझाना है। ये 2 पार्टिकल हैं, इनका पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया है। तो पहला काम तो ये करते हैं कि भाई दोनों के कलर अलग अलग कर देते हैं। ये मेरे पास बी का मोशन है पिंक से, और इस ग्रीन कलर से मैं ए का मोशन कर देता हूं। अब देखिए T1 पे क्या हुआ है, ये एक्स है, तो ये जो ग्रीन कलर वाला ग्राफ है ये बी का है। देखिए, तो ये पीछे था, और पिंक कलर वाला यानी बी आगे था। तो ए पीछे था, बी आगे था, और पॉइंट T1 पे ए ने बी को ओवरटेक कर दिया है। और पहला ऑप्शन कह रहा है कार बी ओवरटेक्स दी कार ए, गलत है, ये गलत है बिल्कुल। T3 पर, ये T3 है, तो इसके पहले ए आगे था, बी पीछे था, और कह रहे हैं कार बी इज मूविंग फास्टर
At time t2, the two cars may have the same velocity. The motion of car A as shown on the graph shows that it is slowing down. तो ये कार A का मोशन है, और अगर हम इसका टेंजेंट खींचें सपोज डिफरेंट पॉइंट पर, तो हमारे पास ये एंगल इसका लगातार कम ही होता चला गया है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन तो ये वाला ग्राफ तो सही ही है, ये सही है। और इसमें इनकरेक्ट करना है, तो इनकरेक्ट हमें मिल गया है, पहला वाला ही इनकरेक्ट है। लेकिन हम लोग बाकी को भी देखेंगे कि ये कैसे करेक्ट है। टाइम t3 कार B इज मूविंग फास्टर। तो देखो कार A का स्लोप ये है और कार B का स्लोप ये है, तो ये भी सही है। और T2 पर दोनों के टेंजेंट लगभग पैरेलल दिख रहे हैं, तो ये भी सही हो सकता है। गलत चूज करना था, ये पक्का पक्का गलत है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ये देखिए रेंज निकालनी है, और रेंज के केस में आप जानते हैं y बराबर 0 होता है, तो यहाँ 0 रख दीजिए। 12x माइनस 3/4x², और ये x की वैल्यू ही रेंज हो जाएगी, तो 3/4x² इज इक्वल टू 12x, एक x से x काट दिया, x बराबर 16 मीटर इसकी रेंज आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिस्टम शो किया गया है, 1 kg मास है, 3 kg मास है। टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टेड बिटवीन A एंड B। एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg मास चाहिए, तो पहले तो एक्सेलरेशन निकाल लो। तो तरीका ये है कि लंबा क्वेश्चन नहीं करेंगे, इन दोनों को एक मान लिया, इन दोनों को एक मान लिया। FBD नहीं बनाएंगे भाई, शॉर्टकट करेंगे। और डबल मास पुली सिस्टम, पुली स्टेशनरी हो, तो एक्सेलरेशन होता है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। तो इधर है 4 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 7 इंटू जी। 4 प्लस 3 सॉरी 4 प्लस 3, तो g/7 डाउनवर्ड एक्सेलेशन आया, तो ये इतने एक्सेलेशन से नीचे जाएगा, ये भी नीचे जाएगा, और 3 kg वाला उधर वाला ऊपर जाएगा। तो g/7 वाला एक ही आंसर है, बस यही वाला सही हो जाएगा। अब आपको टेंशन भी अगर निकालना है तो तरीका तो बता ही दें, आंसर तो आपका मिल गया है। मुझे ये वाला टेंशन चाहिए, तो ये वाला पोर्शन नीचे जा रहा है, तो टेंशन बराबर हो जाएगा नीचे वाला मास m इंटू जी माइनस ए। तो ये है 1 और g माइनस g/7, तो 6/7 g। ये आंसर मिल रहा है, मिल नहीं था, आंसर तो पहले मिल चुका था, और एक लाइन का ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए प्रोटॉन enters in a magnetic field 1 Tesla with a velocity of 2.5 into 10 to the power -7 meter per second at angle of 30 degree with the field। तो फॉर्मूला लग जाएगा भैया QVB साइन थीटा, तो 1.6 इंटू 10 to the power -19
2.5 इंटू 10⁻7, मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला, और साइन 30 यानी 1/2। तो काट दीजिए भाई, ये 1.62 है तो ये 0.8 हो जाएगा, और 25 अट्ठे 200 होता है तो ये 2 हो जाएगा, और 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन का फोर्स लगेगा। एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। कुछ मैंने गड़बड़ किया। 19 में से 7 12 आएगा बेटा, ये 12 आएगा, तो यस ये आंसर ये फर्स्ट नहीं सेकंड हो जाएगा, सेकंड। चलिए, तो चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इधर से एक पार्टिकल परपेंडिकुलर टू दी दिस लाइन आ रहा है। तो आप ये समझिए कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है और इधर फील्ड है, फील्ड इनसाइड है, तो इस पर फोर्स किस तरफ लगेगा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। फील्ड अंदर की ओर है, वेलोसिटी इधर है, क्यू वी बी, वी क्रॉस बी होता है, तो ये फोर्स ऊपर लगेगा। तो अब ये सर्कुलर पाथ पे घूमना शुरू करेगा, लेकिन सर्किल पूरा नहीं बन पाएगा। नोट में कुछ प्रॉब्लम है, अभी देखते हैं। तो ये पाथ इसका सर्कुलर होगा यहां तक। अब पूछा ये जा रहा है कि ए से ये निकला है, अब आगे तो फील्ड है नहीं, तो ये ऐसे निकल जाएगा। तो ए से बी तक जाने का टाइम कितना है? तो कुछ चीजें हमको क्लियर होनी चाहिए। अगर हमें टाइम निकालना है तो इसके दो तरीके हैं। या तो हम ये पाथ लेंथ निकाल लें और वेलोसिटी से भाग दे दें। तो ये पाथ लेंथ कैसे निकलेगी ये जरा समझ लेते हैं। ये है तो सर्किल, फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की ओर होती है, तो ये एक सेंटर की ओर लाइन है फोर्स की डायरेक्शन, और यहां पे फोर्स की डायरेक्शन भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। तो जहां ये दोनों लाइनें काटेंगी, यहाँ पे इस सर्किल का सेंटर होगा जिसका ये आर्क है। और ये जो एंगल है मेरे पास, इसको थीटा मान लेते हैं। ये सेक्टर जो है थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे। तो अब हमारे पास टाइम कितना होगा, टाइम का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये आर्क लेंथ चाहिए, तो आर्क लेंथ हो जाएगी आर थीटा अपॉन इसकी स्पीड v। अब आपको स्पीड v तो दी गई है, देखिए v बराबर दिया गया है 2k b और d, ये डिस्टेंस d है, तो यहां पे 2k b d रख देंगे। r की वैल्यू होगी, सर्कुलर रेडियस आप जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर एंट्री लेता है तो रेडियस होता है mv अपॉन क्यू बी। सारी कवायद इस थीटा निकालने की है। तो थीटा निकालने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये डिस्टेंस d ही होगी और ये रेडियस r है। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, जगह थोड़ी कम है तो मैं थीटा यहां निकाल देता हूं। तो ये थीटा बराबर साइन थीटा बराबर, साइन थीटा ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, ये हो जाएगा
डी बाई आर, डी बाई आर। अब देखिए इसी को सिंप्लीफाई करना है, फिर आगे कोई खास बात नहीं है। डी ही है और आर एम वी अपॉन क्यू बी है। तो साइन थीटा बराबर डी और यहां लिख दिया एम वी अपॉन क्यू बी, क्यू बी ऊपर आ जाएगा। अब देखिएगा डी क्यू बाई एम, ये के दिया हुआ है, तो क्यू बाई एम की जगह के रख दिया, ये बी बचा हुआ है। और अब क्यू बाई एम की जगह तो के आ गया है, वी कितना दिया गया है, 2k BD है, 2k BD। अब देखिए KBD कट गया और मेरे पास साइन थीटा बराबर 1/2 आ गया। तो अब थीटा बराबर आ गया है π/6, साइन 30 बराबर 1/2 होता है। अब अगर थीटा निकल आया तो हम लोग ये वैल्यू रख देंगे, सब वैल्यू रख दीजिए, एम वी अपॉन क्यू बी, रेडियस की वैल्यू रख दी, थीटा की जगह हमने π/6 रख दिया। और एक v ये नीचे है, तो देखिए v से v तो कट गया, तो π/6 आ गया। और ये फिर है m अपॉन क्यू, तो यहां नीचे k आ जाएगा और ये b बचेगा। तो आंसर हो गया π/6 KB। दिस इज द टाइम स्पेंट। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था और बढ़िया था। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। A uniform magnetic field acts at right angle to the direction of motion of electron. As a result, the electron move in a circular path of radius 2 cm. If speed of the electron is doubled, the radius of the circular path will be। तो रेडियस बराबर होता है एम वी अपॉन क्यू बी। तो इलेक्ट्रॉन वही, फील्ड वही और m वही, तो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो अगर आप रेडियस 2 सेंटीमीटर थी और स्पीड को डबल करेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर की रेडियस आ जाएगी। तो ध्यान रखना आपको, रेडियस डबल हो गया, पूरा सॉल्व नहीं करना है। पहले 2 थी, वेलोसिटी डबल हो गई तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए मास, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होती है? मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम होता है। अब मैग्नेटिक मोमेंट तो दिया ही हुआ है 9 × 10⁻⁻⁷। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? मास जो है इसका 75 ग्राम है, ये सेंटीमीटर लिखा है, ये 75 ग्राम है और ये डेंसिटी दी गई है। तो मास को हमने लिख दिया 75/1000 kg और डेंसिटी से इसको भाग दे देंगे। ये मास है, वॉल्यूम चाहिए यहां, तो मास अपॉन डेंसिटी। तो मास 75/1000 है, डेंसिटी ऊपर आ जाएगी 7.5 × 10⁻³ और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो बहुत सारी चीजें कल जाएंगी। जैसे ये 75 से ये 75 कट जाएगा, 7.5 है, ये 0.1 है और इसका आंसर आ जाएगा 0.09 एम्पियर पर मीटर। और इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन मुझे तो दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा।
तुरंत आ जाएगा ये। Light of wavelength 4000 angstrom falls on a photosensitive material and 2V potential stops the electron. The work function of the material is. कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, वर्क फंक्शन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो ठीक है। फॉर्मूला आइंस्टीन का इक्वेशन लगाते हैं, के मैक्सिमम बराबर एनर्जी ऑफ फोटॉन माइनस वर्क फंक्शन। ये वर्क फंक्शन निकालना है, वर्क फंक्शन बराबर। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहां से निकलेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमारे पास एनर्जी आ जाएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। के मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 2 वोल्ट का है, और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। और इसकी एनर्जी कैसे निकलेगी, हम लोग ऐसे ही निकाल लेंगे, 12400 और बटे ये एंगस्ट्रॉम में है तो ये 4000 और -5, तो 2 बराबर, अब यहाँ 3 जीरो ये कट जाएगा, ये डबल जीरो चला गया, ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, 3.1 -5, तो 5 बराबर 3.1 -2 यानी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इजी एक लाइन का क्वेश्चन था। ये फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है। अब कह रहे हैं वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर वही इक्वेशन लगेगा, के मैक्स बराबर ई माइनस 5। अब ये वर्क फंक्शन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और एनर्जी ऑफ लाइट हो जाएगी 12400 बटे 3000, तो ये जीरो कट जाएगा, ये दशमलव आ जाएगा, 3 से भाग दे देंगे, 3 चौको 12, 0.1 लगभग 4.1 आ जाएगा, 4.1 बराबर ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वेलोसिटी निकालनी है। अब वेलोसिटी तो जीरो भी होगी, कुछ भी होगी, या वेलोसिटी का मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी समझिए, तो हाफ प्रोटॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू वी स्क्वायर बराबर 3.1। ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, जूल में चाहिए 1.6 इंटू 10⁻19। अब आप इसको कैलकुलेट करिए, लगभग निकलेगा ये, और लगभग अगर इसको निकालते हैं तो ये आंसर 10⁻6 के आसपास आ जाएगा। 10 की पावर में ही कैलकुलेट कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी ये इसको काट पीट के सॉल्व किया जा सकता है। आप ये इसको 4.5 मान लीजिए 9 को, और फिर उसके बाद ये 3.1, ये 4.8 मान लीजिए। तो जैसे ये हमने इसको किया, ये 4.5 हो गया, लगभग 9.1 को 1 मान लिया इंटू वी स्क्वायर। अब यहाँ 16 तो यहाँ 48 कर दिया, और 2 के बाद दशमलव, ये 0.48 हो गया इंटू 10⁻⁻19 और अपॉन 10⁻⁻31। अब इन दोनों को उड़ा दीजिए, अप्रोक्सीमेट 10⁻6 में आंसर आ जाएगा। इसमें ये कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो सन में प्रोटॉनों का डिफ्यूजन होता है, ये सेकंड वाला आंसर होता है। ये टोटल रेक्टिफिकेशन है, इन दोनों का फिजन नहीं होगा, बहुत बड़े बड़े हैं, इनका फ्यूजन नहीं होता है, फिशन होता है। दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। When an electron in hydrogen atom is excited from 4th to 5th stationary orbit, the change in angular momentum, तो angular momentum n बराबर h अपॉन 2 पाई होता है। तो जब वो 4th ऑर्बिट में था तो 4h अपॉन 2 पाई है, जब 5th ऑर्बिट में था तो 5h अपॉन 2 पाई है।
तो चेंज कितना होगा, सिर्फ h/2 पाई का होगा। बस h/2 पाई को आपको कैलकुलेट करना है। तो h होता है 6.6 इंटू 10⁻−34 और ये 2 है, पाई की वैल्यू 3.1 हो गई। तो लगभग ये 6.3.14 होती है, तो लगभग ये 6 होगा। तो कट के 1 पॉइंट समथिंग 10⁻−34 होगा। तो ये थर्ड आंसर आ जाएगा। 22 देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन ए बॉडी ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिकली विद ए पीरियड ऑफ 2 सेकेंड। तो ओमेगा आ गया 2 पाई/टी यानी पाई, टी 2 सेकेंड है। आफ्टर व्हाट टाइम विथ इट्स काइनेटिक एनर्जी will be 75% of the total kinetic energy। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी का 75% चाहिए। तो एनर्जी वाला कोई फॉर्मूला मेरे पास नहीं है, और अगर हम एनर्जी का फॉर्मूला टाइम के टर्म में लिखें तो K बराबर हाफ mv² होता है, और हाफ m और v² की जगह लिख दें a²ω² cos²ω t। SHM में अगर पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट करता है तो x बराबर होता है a sin⁻t और वेलोसिटी होती है डिफरेंशिएट करके a cos⁻t। तो ये वाली टोटल एनर्जी है और ये इसकी 75% है। तो 75/100 इंटू दिस टोटल एनर्जी बराबर एनर्जी cos²ω t। अब ई से ई कट गया, cos²ω t बराबर आ गया आपके पास 3/4। तो cos⁻t हो गया √3/2। तो ω_t बराबर हो गया π/6। तो ओमेगा आपके पास है पाई और t है, निकालना है π/6। तो पाई से पाई कट गया, आंसर फोर्थ आ गया 1/6 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When air of density flows across the top of the tube, water rises to a height of 1 centimeter as shown in the figure. The speed of the air is। तो इसको करने का तरीका देख लीजिए कैसे आएगा। यहाँ पर एयर चल रही है, तो यहाँ पर प्रेशर जो है आपको मालूम है, ये ऐसे एयर चल रही है, सॉरी ये कलर नहीं चल रहा है, ये लाइक दिस, और ये हाइट दी हुई है और स्पीड पता करना है। तो सीधा सीधा फंडा ये है कि हम लोग इसको करते हैं, यहां से ये प्रेशर डिफरेंस निकल जाएगा, यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहां पे कुछ प्रेशर की कमी हो जाएगी, और जो प्रेशर का डिफरेंस होगा h ρg बराबर हाफ ρv²। बर्नौलीज थ्योरम लगा रहे हैं। कैसे किया, ये आया कहां से? ये आया ऐसे कि ये कैपिलरी राइज क्यों होती है, क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, यहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, तो ये प्रेशर ये बैलेंस हो जाता है। अब यहां पर ये प्रेशर कम होगा तो वो प्रेशर डिफरेंस इसके बराबर होगा। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, h बराबर रख दीजिए
1 सेंटीमीटर या जो कुछ भी दिया हुआ है, और आपका आंसर आ जाएगा। रख के देखते हैं आता है कि नहीं आता है। ये मीटर पर सेकंड में चाहिए तो 1 इंटू 10⁻⁻² करते हैं। ये वाटर की डेंसिटी है, तो वाटर की डेंसिटी तो 10⁻³ होती है, जी की वैल्यू 10 होती है। ये एयर की डेंसिटी होगी 1.6 आएगी, और ये v स्क्वायर हो जाएगा। तो v स्क्वायर बराबर 100 10⁻⁻² 10⁻⁴ और अपॉन 0.8। तो v स्क्वायर बराबर, अब यहां हटा दीजिए, ये आ गया 1000/8, तो 5500 अपॉन 4 आ गया। तो v बराबर, स्क्वायर रूट लेना है तो 4 का तो 2 हो गया, और इसका ये 500 है, तो 10√5 आ गया। तो आंसर 5√5 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो योर आंसर इज 5√5 मीटर पर सेकेंड। फोर्थ आंसर है 5√5। और यहां पे सबसे ज्यादा समझने की बात यह है कि हाउ कैन आई अचीव दिस इक्वेशन। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है इन दोनों का, आप समझिएगा कि जब एयर चलेगी ना तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, तो ये जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो एच रो जी के बराबर होगा। अभी शायद बर्नौलीज नहीं हुआ है तो ठीक से समझ में नहीं आता है। रेडियस ऑफ ए कैपिलरी इज दिस, वाटर वेट इज दिस, may remain in the capillary, the surface tension of the water is। तो 2 पाई r इंटू टी कॉस थीटा बराबर mg होता है। तो 2 पाई और रेडियस है 2 इंटू 10⁻⁻3। वाटर के लिए थीटा लगभग 0 ही माना जाता है, टी, और बराबर 6.2 इंटू 10⁻⁻4। तो टी बराबर 6.2 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन, ये पाई है इसको 3.1 ले लेते हैं, और ये 4 भी आएगा, तो इसको लगभग 2 कर लिया, तब ये आ गया मेरे पास 0.5 इंटू 10⁻⁻4, 1/2 यानी 0.5। ये 10⁻⁻4 है, मैंने 4 लिखा, पाई लिखा। हाँ, ये 10⁻⁻3 नहीं लिखा है, तो 10 ये -1 हो गया। 0.5 इंटू 10⁻⁻1, तो 5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर। दिस इज योर टेंशन। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपको ज्ञान सर कराएंगे। ए मैन रन्स टूवर्ड द स्टेशनरी प्लेन मिरर एट ए स्पीड ऑफ 15, व्हाट इज द स्पीड। अब मिरर स्टेशनरी है तो ये बहुत ही सिंपल फंडा है, अगर ये 15 से जा रहा है तो ये भी 15 से जाएगा। तो विद रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर ये स्पीड 15 रहेगी, और चूंकि मिरर स्टेशनरी है इसलिए भी ये स्पीड 15 रहेगी। और अगर आपसे पूछा जाता है स्पीड ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ये जो मैन दौड़ रहा है यही अपनी इमेज देखता, तब इसका आंसर 30 हो जाता। ये मेरे पास इसका सॉल्यूशन था।
तो ठीक है बच्चों, अब आगे वाले टीचर कराएंगे। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो चलिए, अभी आपने एफएससी 23 के 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग इसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। ए कंटेनर इज फिल्ड विद वाटर म्यू इक्वल टू 4/3 अप टू हाइट 1 मीटर। फाइंड आउट डायमीटर ऑफ डिस्क एट टॉप ऑफ वाटर सरफेस फ्रॉम लाइट। डिस्क एट टॉप ऑफ वाटर सरफेस फ्रॉम लाइट इज कमिंग आउट। यहां से लाइट बाहर आ रही हो तो मान लो यहां पर जो आपकी डिस्क है वो डिस्क बेटा कुछ इस तरह से है जहां से लाइट आपकी बाहर निकल रही है। तो देखिए समझिए, यहां पर अगर आप देखेंगे तो जब लाइट रे ऐसे यहां पर जा रही होगी इस पॉइंट पर, यहां पर जाने पे लाइट रे का क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब यहां पर ये क्रिटिकल एंगल होगा थीटा सी के बराबर। तो इसके बाद यहां से लाइट बाहर नहीं निकलेगी। तो देखिए ध्यान से, अगर हम यहां पर देखें, कलर चेंज कर देता हूं मैं, ये एंगल थीटा सी है तो ये एंगल भी थीटा सी होगा। मान लो इसकी ये रेडियस आर के इक्वल है। तो यहां पर जो मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 4/3 है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जो क्रिटिकल एंगल होता है साइन थीटा सी वो हमारा 1/n के इक्वल होता है। इसका मतलब साइन थीटा सी की वैल्यू आपकी 3/4 के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि n की वैल्यू 4/3 गिवन है। अब देखो जैसे हमने साइन थीटा सी निकाल लिया, यहां पर कैलकुलेट कर लिया है, तो यहां पर हम लोग कॉस थीटा सी की वैल्यू जरा निकालते हैं। कॉस थीटा सी हमारा इक्वल हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी के इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 9/16 के सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 7/4 आ जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया है? क्योंकि हमें इस डिस्क का डायमीटर चाहिए। डायमीटर के लिए हमें रेडियस को निकालना पड़ेगा, बिकॉज डी हमारा जो होता है वो 2r के इक्वल होता है। तो अगर हमें tan थीटा की वैल्यू मालूम चल जाएगी तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, बेस हमको मालूम है कि बेस हमारा 1 मीटर की इक्वल है, रेडियस निकल आएगी, फिर उसका हम डबल कर देंगे। तो देखिए जब साइन थीटा सी निकाल लिया, कॉस थीटा सी निकाल लिया, तो हम जानते हैं कि हमारा जो tan थीटा सी है वो साइन थीटा सी अपॉन कॉस थीटा सी के बराबर होगा। मतलब ये 3/4 इंटू 4/√7 से, √7 से 4/√7 से ये बेटा 3/√7 के इक्वल हो जाएगा, जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, परपेंडिकुलर यहां पर रेडियस है और बेस यहां पर 1 मीटर है, इक्वल हो जाएगा r/1 के। सो यहां से r की वैल्यू आपकी 3/√7 के इक्वल आ गई। हमसे पूछा गया है डायमीटर, तो ये डायमीटर पूछा गया है, देयरफॉर डायमीटर इक्वल टू 2r के हो जाएगा। तो ये 6/√7 के इक्वल हो जाएगा। चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। सो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सभी बच्चों को मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 ये है, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 8 एंड द डिस्टेंस between the two lenses is 54 centimeter. The focal length of eye lens and objective lens will be respectively। तो हमने एज्यूम कर लिया कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकल लेंथ FO है, जो आई पीस है उसकी फोकल लेंथ FE है। तो हम जानते हैं जो हमारी मैग्नीफाइंग पावर M होती है वो FO अपॉन FE के इक्वल होगी, और ये आपको गिवन है 8। तो यानी यहां से अगर हम देखें FO की वैल्यू 8 FE के बराबर आ गई। अब देखो यहां पर दे रखा है कि दो लेंसेज के बीच का सेपरेशन 54 सेंटीमीटर है, यानी जो कि ट्यूब की लेंथ है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा FO प्लस FE है वो 54 सेंटीमीटर के इक्वल है। FO की वैल्यू 8 FE है, तो बेटा ये 8 FE प्लस का FE हो जाएगा 54, यानी 9 FE की वैल्यू आ गई 54। यहां से FE की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। तो जब FE 6 सेंटीमीटर आएगा तो FO जो है आपका वो 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है। तो बेटा यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द ब्रेकडाउन इन ए रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड इज मोर लाइकली टू बी ऑकर ड्यू टू, ओके, रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस पीएन जंक्शन में मोर लाइकली ऑकर टू बी, देखिए भैया, large velocity of the minority charge carriers if the doping concentration is very small, बिल्कुल सही बात है। यहां पर जो बेटा ये ऑप्शन सही है, यहां पर जो आपका ब्रेकडाउन होता है वो ब्रेकडाउन होता है हमारा एवलांच ब्रेकडाउन, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन लार्ज वेलोसिटी ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इफ द डोपिंग कंसंट्रेशन इज लार्ज, ये गलत है। थर्ड ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए डिप्लीशन रीजन इफ द डोपिंग कंसंट्रेशन स्मॉल, नहीं, यहां पर डोपिंग कंसंट्रेशन लार्ज होती है क्योंकि यहां पर जेनर ब्रेकडाउन होता है, तो ये भी ऑप्शन हो गया गलत। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन रीजन इफ द डोपिंग कंसंट्रेशन इज लार्ज, बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ए और डी, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, A container with insulating walls is divided into two equal parts by a partition fitted with a valve, ठीक है, एक कंटेनर है बेटा, इस तरह से एक कंटेनर है जिसको आपने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सपोज इन दोनों के जो वॉल्यूम्स है हमारे, इसका वॉल्यूम V है और इसका वॉल्यूम भी V के इक्वल है, ठीक है। वन पार्ट इज फिल्ड विद एन आइडियल गैस एट ए प्रेशर P, यहां पर प्रेशर P है और टेम्परेचर T है, वेयर एज द अदर पार्ट इज कंप्लीट इवैक्यूएटेड, यहां पर वैक्यूम है, ये हमारा इवैक्यूएटेड है, यानी यहां का प्रेशर हमारा इवैक्यूएटेड है, तो बेटा यहां का जो प्रेशर है आपका वो 0 के इक्वल हो जाएगा। अब इन्होंने कहा, क्या कहा कि if the valve is suddenly opened the pressure and the temperature of the gas will be, जब वॉल्व को सडनली ओपन करोगे तो गैस का जो एक्सपेंशन होगा वो फ्री एक्सपेंशन होगा, टेम्परेचर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो भैया एक फार्मूला पढ़ा है, जब टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, देखो यहां पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, यहां पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो हमारा P1 V1 इक्वल हो जाता है P2 V2 के। P1 आपका P है, V1 V है, P2 आपका P2 हो गया है, वॉल्यूम डबल हो गया जब आपने वॉल्व को ओपन कर दिया है। यहां से अगर आप देखेंगे तो P2 की वैल्यू बेटा P/2 के इक्वल आ गई। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो गया ऑप्शन 1, क्योंकि यहां पे प्रेशर दिया हुआ है P, तो थर्ड ऑप्शन हो गया गलत। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, two closed organ pipes having length 20 centimeter and 25 centimeter produce 5 beats per second, determine the frequency of both organ pipes। दो क्लोज ऑर्गन पाइप है, एक की लेंथ 20 सेंटीमीटर है, एक की लेंथ 20.5 सेंटीमीटर है, दोनों 5 बीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो पूछा गया है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी बोथ ऑर्गन पाइप। देखो भैया, एक ऑर्गन पाइप ये है, सपोज इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। दूसरा ऑर्गन पाइप ये है, इसकी जो लेंथ है वो 20.5 सेंटीमीटर है। हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी को N1 एज्यूम किया, तो N1 की वैल्यू N1 की वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करोगे तो N1 की वैल्यू V/4L1 हो जाएगी, क्योंकि ये क्लोज ऑर्गन पाइप है। इसकी फ्रीक्वेंसी को N2 मान लिया है, फंडामेंटल को N2 हो जाएगा हमारा V/4L2 के इक्वल। अब देखिए इन्होंने कहा इन दोनों में जो नंबर ऑफ बीट्स हैं वो नंबर ऑफ बीट्स 5 प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि जो N1 का अंतर है N2 के साथ वो 5 के बराबर है। ऑब्वियस सी बात है कि L2 L1 से ज्यादा है तो N2 N1 से छोटा होगा। अब देखो यहां से अगर इस इक्वेशन को 1 कहें और इसको 2 कहें, 1 को हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो जब इसको डिवाइड करोगे तो N1/N2 की जो वैल्यू आएगी बेटा वो आ जाएगी L2/L1। तो यहां से N2 की वैल्यू N1L1/L2 आ जाएगी, वहां पे वैल्यू पुट कर देता हूं, N1 - N1L1/L2 इक्वल टू हो गया
5K, N1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा बेटा L2 माइनस L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू 5K। सो N1 आ गया, L2 माइनस L1 करेंगे 20.5 माइनस 20 हो जाएगा, नीचे 20.5 हो जाएगा इज इक्वल टू 5K। सो N1 की वैल्यू आएगी 0.5 अपॉन 20.5 इज इक्वल टू 5K। ये आ रही वैल्यू, पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, 5 से 5 चला जाएगा, तो बेटा N1 की वैल्यू आ जाएगी 205 हर्ट्ज। ये N1 की वैल्यू आई है तो 5 बीट दे रहा है। तो देखें हमारा N2 की पॉसिबिलिटी क्या है। N2 की पहली बात तो N1 आपका ये आया है 205 हर्ट्ज, तो N2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 200 हर्ट्ज। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1। मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ मूव करते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, लाइट हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 9 into 10⁻14 hertz. The distance between the concenters of adjacent bright fringe is 1 mm. यानी कि बेटा जो तुमको फ्रिंज विड्थ दे रखी है बीटा वो है 1 mm या 1 mm है या 1 mm है या इसकी वैल्यू 1 into 10⁻³ मीटर के इक्वल है। ये है फ्रिंज विड्थ। कह रहे हैं इफ द स्क्रीन इज 2 मीटर अवे, यानी कैपिटल डी की वैल्यू 2.0 मीटर गिवन है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको गिवन है 9 into 10⁻14 हर्ट्ज। कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, स्लिट्स के बीच का हमें डिस्टेंस बताना है। हम जानते हैं कि जो फ्रिंज विड्थ बीटा होती है बेटा, जो फ्रिंज विड्थ हमारी बीटा होती है वो लैम्डा डी अपॉन डी होता है, जहां पर स्मॉल डी फ्रिंजेस के बीच का, सॉरी स्मॉल डी हमारी स्लिट्स के बीच का सेपरेशन होता है। तो अगर आप यहां से स्मॉल डी की वैल्यू निकालोगे लैम्डा डी अपॉन बीटा के इक्वल आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि v इक्वल टू होता है एफ लैम्डा के, तो लैम्डा की वैल्यू v अपॉन एफ हो जाएगी। तो यहां वैल्यू पुट कर देते हैं, v इंटू डी अपॉन बीटा इंटू एफ हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं, देखो v क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट जो कि 3 इंटू 10⁸ है, d की वैल्यू 2 मीटर गिवन है, डिवाइडेड बाय बीटा आपको गिवन है 1 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ मीटर। फ्रीक्वेंसी दे रखी बेटा 9 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू बेटा 2/3 इंटू 10⁻³ मीटर आ जाएगा। बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था। तो देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। शायद मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 ये है, द एंगल ऑफ पोलराइजेशन फॉर एनी मीडियम इज 60 डिग्री, व्हाट विल बी क्रिटिकल एंगल फॉर दिस। देखो हम लोग जानते हैं म्यू इक्वल होता है 10 IP के। अगेन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जहां पर IP हमारा एंगल ऑफ पोलराइजेशन होता है, तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी 10 60 डिग्री। हम जानते हैं 10 60 डिग्री की वैल्यू हमारी √3 के वैल्यू इक्वल होती है। तो ये हमने म्यू निकाली है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए, व्हाट विल बी द क्रिटिकल एंगल। तो देखो भैया क्रिटिकल एंगल जो sin θc होता है वो 1/μ होगा, यानी ये 1/√3 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से बेटा अगर आप θc की वैल्यू निकालेंगे तो वो sin इनवर्स 1/√3 के इक्वल आ जाएगी। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था बेटा, कुछ भी नहीं करना था। मेरी बात सभी को क्लियर हो गई होगी। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। ए पार्टिकल इज मूव्ड फ्रॉम ए पोजीशन r1 दे रखा है मीटर टू ए पोजीशन r2 वेक्टर, ठीक है। अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स दिस देन द
वर्क डन इज इक्वल टू, देखो भाई फोर्स आपको गिवन है 4i कैप प्लस j कैप प्लस का 3k कैप, ये फोर्स गिवन है। अगर हम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देखें r वेक्टर, तो बेटा ये r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर हो जाएगा, यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे 11i कैप प्लस 11j कैप माइनस का 3k कैप हो जाएगा। ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब हम जानते हैं कि जो हमारा वर्क होता है W, वो F डॉट R के इक्वल होता है, I डॉट I1 होता है, बाकी सबके साथ 0, J डॉट J1 होता है, बाकी सबके साथ 0, K डॉट K1 होता है, बाकी सबके साथ 0। तो ये हो जाएगा 44 प्लस 11 माइनस का 9, तो ये आ गया बेटा 46 जूल। सिंप्लीफाई करने पर डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है। करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन, 46 जूल इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 ये है, इन द रीडिंग शोन इन द फिगर फाइंड द जीरो एरर। आपको यहां पे जीरो एरर बतानी है। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। बेटा लीस्ट काउंट कितना होगा? देखो लीस्ट काउंट जो होगा इस वर्नियर कैलिपर का, वो क्या होगा? मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन देखो ये आपका है, एक स्केल डिवीजन जो है 0.1 के इक्वल है, तो 0.1 ओके। अपॉन वर्नियर स्केल की बात करें, वर्नियर स्केल में जो नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं 10 हैं, यानी इसकी वैल्यू 0.01 आ गई। ये आ गया बेटा लीस्ट काउंट। अब हमें जीरो एरर निकालनी। देखते हैं मेन स्केल का वर्नियर स्केल के साथ कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है। तो ये थर्ड डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है। तो अगर हम यहां पर जीरो एरर निकालेंगे, पहली बात तो पॉजिटिव एरर होगी, क्योंकि ये जीरो इसका वर्नियर स्केल का राइट हैंड में शिफ्ट है। तो जीरो एरर अगर आप निकालोगे तो वो 3 इंटू जो सा डिवीजन हमारा कॉन्साइड कर रहा मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट 0.01 से, इसकी वैल्यू 0.03 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगी। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा इसका ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जीरो पॉजिटिव एरर है बेटा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 ये है, द एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस आई प्लॉटेड फॉर ए प्रिज्म, पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द एंगल ऑफ प्रिज्म इज, देखो भैया एंगल ऑफ प्रिज्म पूछा गया है। यहां पर डेल्टा और आई ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो अप्लाई कर दो जल्दी से फार्मूला भैया, जल्दी से कर दीजिए। डेल्टा, पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं बेटा, पहला ऑप्शन डेल्टा इक्वल होता है आई प्लस ई माइनस का ए। फॉर मिनिमम डेविएशन आई इक्वल टू ई होता है, तो डेल्टा इक्वल हो जाएगा 2i माइनस ए के। ए की वैल्यू 2i माइनस डेल्टा हो जाएगी। तो यहां पे देखो, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तुम्हारा 60 डिग्री, तो ये हो गया तुम्हारा 2 इंटू 60, और एंगल ऑफ डेविएशन भी 60 डिग्री है, तो माइनस का 60 कर दोगे, इसकी वैल्यू बेटा 120 माइनस 60 से 60 डिग्री आ गई। यानी कि जो प्रिज्म का एंगल है वो 60 डिग्री है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज n इक्वल टू √3। इसको भी चेक कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन को। देखो भैया n की वैल्यू साइन a प्लस डेल्टा m डिवाइड बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2 होती है। देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा साइन a है 60, डेल्टा m है 60 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन साइन 60 बाई 2। ऊपर आ जाएगा बेटा साइन 60 और नीचे आ जाएगा साइन 30। साइन 60 की वैल्यू √3 बाई 2, साइन 30 की वैल्यू 1 बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आ गई √3। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन देख लेते, फॉर डेविएशन टू बी 65 डिग्री द एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है कितना होगा।
अगर डेविएशन 65 डिग्री है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। तो देखिए अगेन थर्ड ऑप्शन के लिए जो हमारा डेल्टा है वो I प्लस ई माइनस ए हो जाएगा। एंगल ऑफ डेविएशन दे रखा है आपको 65 डिग्री, I निकालना है 65 तो, और E की वैल्यू हो गई तुम्हारी 70 डिग्री, माइनस का A है, A कितना है देख लो भाई जल्दी से, यहां पर A है आपका 60, तो ये हो गया 65 इज इक्वल टू I प्लस 10, यानी कि I की जो वैल्यू आई वो 55 डिग्री आ गई। तो ये थर्ड ऑप्शन है वो भी करेक्ट है, हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट। द कर्व ऑफ डेल्टा वर्सेस आई जे पैराबोलिक, ये ऑप्शन गलत है। ये जो आई डेल्टा का आई के साथ कर्व होता है ये वेल शेप्ड जरूर होता है लेकिन ये पैराबोलिक नहीं होता। फोर्थ ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन, लेकिन हमसे पूछा गया था इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट पूछने की वजह से जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा क्या? फोर्थ ऑप्शन इसका हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। ध्यान ये भी देना है कि करेक्ट पूछा गया है इनकरेक्ट। क्लियर है? तो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, 5 conducting plates 1 2 3 4 5 are fixed parallel to and equidistant from each other as shown in the figure. If D is the distance between the two successive plates and A is the area of either face of each plate, then find the net capacitance of the system. बेटा इसको जिस तरह से मैं क्वेश्चन करना सिखा रहा हूं बिल्कुल वैसे ही करेंगे, कभी भी कोई गलती नहीं होगी। ध्यान से देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला काम है आपका नंबरिंग करना। अब नंबरिंग कैसे करनी है मैं बताता हूं। नंबरिंग ऐसे करनी है 1 2 2 3 3 4 4 5। जिस प्लेट का फेस जितनी प्लेट्स की तरफ है उस नंबर को हमें उतनी बार लिखना है। तो देखिए जैसे एक नंबर 1 प्लेट का फेस केवल 2 की तरफ था तो एक बार लिखा, 2 का 3 की तरफ भी है और 1 की तरफ है इसलिए 2 बार लिखा, राइट। इसके बाद इस डायग्राम को रीअरेंज करेंगे। कैसे रीअरेंज करेंगे देखिए, 1 2 2 3 3 4 4 5 1 2 2 3 3 4 4 5। 2 को आपस में जोड़ दो, 3 को आपस जोड़ दो और 4 को आपस में जोड़ दो। अब देखिए यहां से सेकेंड नंबर प्लेट और 5 नंबर प्लेट कनेक्ट है आपस में, तो सेकेंड और 5 को आप ऐसे जोड़ दीजिए। 1 और 3 कनेक्ट है तो 1 और 3 को आप ऐसे जोड़ दीजिए। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो 1 और 3 से यहां पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको हम A मान लेते हैं, और यहां पर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, इसे हम B मान लेते हैं। तो हमें A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतानी है। तो देखिए अब ये जो डायग्राम हमने इसको सिंप्लीफाई किया, इसको रीअरेंज करते हैं। कैसे रीअरेंज करेंगे बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैंने लिखा A, यहां पे लिखा B, यहां पे लिखा C, यहां पर लिखा D और यहां पर लिखा E। बहुत ध्यान से देखिएगा, A और C का पोटेंशियल सेम है, तो एक काम करिए A और C को एक जगह लिख दीजिए। इसके बाद B और E का पोटेंशियल सेम है तो B और E को एक जगह लिख दीजिए, और ये D है, D को हमने यहां पे लिख दिया। अब देखो A और B के बीच में एक कैपेसिटर, इस कैपेसिटर को यहां से हटाया और A और B के बीच में एक कैपेसिटर ऐसे लगा दिया। सारे कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस सेम होगी क्योंकि प्लेट्स के बीच का सेपरेशन सेम है, प्लेट का एरिया सेम है। अब देखिए B और C के बीच में एक कैपेसिटर, इसको हटाया यहां से, ये C है और ये B है, एक कैपेसिटर यहां लगा दिया C और C का। ठीक है भाई। अब देखो इसके बाद C और D के बीच में एक कैपेसिटर, इसको यहां से हटाओ, ये C है और वो है D। C और D के बीच में
एक कैपेसिटर ये लगा दिया, देन डी और ई के बीच में एक कैपेसिटर, इसको हटाया, डी और ई के बीच में एक कैपेसिटर ये लगा दिया, यहां पर ये ए है और यहां पर ये बी है, सारे के सारे कैपेसिटर की वैल्यू सी है, सी हमारा यहां पर इक्वल है एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए अपॉन डी की। अब जरा इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, सी और सी को पैरेलल में जोड़ोगे 2c हो जाएगा, 2c को c के साथ सीरीज में जोड़ोगे 2c/3 हो जाएगा, 2c/3 को c के साथ पैरेलल में जोड़ोगे 5c/3 हो जाएगा, यानी c इक्विवेलेंट की वैल्यू 5c/3 आ गई, यानी 5/3 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के इक्वल आ गई। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहां पर जो 36 है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो है ऑप्शन नंबर 2। देखिए कितने सिंपल तरीके से मैंने बताया है, बहुत ही आसान तरीका है, कभी भी क्वेश्चन ये रॉन्ग नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फॉर द नेटवर्क एक्सटेंडिंग ऑफ टू द इंफिनिटी सोन इन द फिगर, R1 10 ओम है और R2 2 ओम। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से, अगर हम देखें ये एक इन्फिनाइट लैडर है, ये सीरीज हमारी इन्फिनाइट लैडर है, जैसे समुद्र। अगर हम ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को x एज्यूम कर लें, अगर हम ए और बी के बीच में जो हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसको x एज्यूम कर लें, तो देखो ध्यान से, जैसे इन्फिनाइट है, समुद्र है, समुद्र से अगर आप एक लोटा पानी निकाल भी लोगे तो उसके पानी में कोई कमी नहीं आएगी। तो अगर मैं यहां 3 ये रेजिस्टेंस हटा लूं तो अभी भी इनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x ही होगा। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, देखिए सर्किट को मैं दोबारा से रीअरेंज कर रहा हूं, यहां पर R1 है आपका 1 ओम, यहां पर R1 है आपका 1 ओम, यहां पर R2 है, R2 की वैल्यू है 4 ओम, और यहां पर इस पूरे नेटवर्क की जगह हम इतना जो पूरा नेटवर्क है इस जगह x लिख सकते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये पॉइंट हमारा A था बेटा और ये था B। A और B के बीच में इक्विवेलेंट जरा रेजिस्टेंस निकालते हैं। 4 और x, जो 4 और x है आपका वो पैरेलल है, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 4x अपॉन 4 प्लस x। 1 और 1 इसके साथ सीरीज में है, तो 1 1 इसके साथ जो होगा 2 के इक्वल आ जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा x के, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x के इक्वल था। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जल्दी से सिंप्लीफाई कर दीजिए। 4x प्लस 8 प्लस 2x इक्वल टू 4x प्लस का x स्क्वायर, 4x से 4x चला गया, इक्वेशन बची x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये x में क्वाड्रेटिक है, सॉल्व कर लेते हैं, तो बेटा जो x की वैल्यू आएगी वो माइनस b यानी 2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस का 4 ऐसी करेंगे तो प्लस का 32 अपॉन का 2a करेंगे तो 2 इंटू 1, ये 2 प्लस माइनस अंडर रूट 36 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो ये 2 प्लस माइनस 6 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। x की वैल्यू, रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, तो एक काम करते हैं, देयरफॉर x की वैल्यू 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 से 8 डिवाइड बाई 2 से इसकी वैल्यू आपकी 4 ओम के इक्वल आ जाएगी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहां पर वो है ऑप्शन नंबर 1, 4 ओम। 4 ओम इज द करेक्ट ऑप्शन। मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। ये कैपेसिटर में भी पूछा जा सकता है, वहां पर भी ऐसे ही आंसर निकालना है जहां जैसा हम लोगों ने यहां पर निकाला है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। 37 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, देख लीजिए सभी लोग। 37 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 ये है, व्हेन ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज विद इन ए बैटरी फ्रॉम इट्स पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल
द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी इज 12 वोल्ट। देखो भैया ये एक बैटरी है जिसके ईएमएफ को ई मान लिया और इंटरनल रेजिस्टेंस को आर एज्यूम कर लिया। ये कह रहे हैं कि जब यहां से एक करंट फ्लो कर रही है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल 4 एम्पियर की करंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट के बराबर है। देखो यहां पर क्या सिचुएशन है, बैटरी चार्ज हो रही है, तो जो V है वो बेटा E प्लस आई टाइम्स आर के इक्वल हो जाएगा। V दे रखा है आपको 12, E पता नहीं है, करंट 4 है, R ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। Current the potential difference across the battery 9 volts when a current of 2 ampere flows within it from negative to positive। अब जो करंट है यहां पर चल रही है नेगेटिव टू पॉजिटिव, सेम बैटरी है, ईएमएफ आर इंटरनल रेजिस्टेंस है, करंट यहां पे 4 एम्पियर, यहां पे है 2 एम्पियर, तो पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट है। अब V इक्वल टू हो जाएगा E माइनस आई आर के, यानी 9 इक्वल हो जाएगा E माइनस 2 इंटू आर के इक्वेशन नंबर 2 के बराबर। अब देखिए काम करते हैं, हमें R और E निकालना है, तो सबसे पहले 1 माइनस 2 कर देते हैं। जब आप 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे E से E कैंसिल हो जाएगा, 12 में 9 जाएगा, 3 बचेगा, यानी 3 इक्वल टू हो गया 4 माइनस 2R। इसको जब ऐड माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 6R हो जाएगा। R की वैल्यू 1/2 से 0.5 ओम के इक्वल आ जाएगी, तो जो केवल थर्ड ऑप्शन में ही है। लेकिन जरा E भी निकाल लेते हैं, तो जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 है इससे E की वैल्यू V प्लस आई आर हो जाएगा। V है 9, I है 2, R है 0.5, यानी कि ये 9 प्लस 1 से 10 वोल्ट के इक्वल आ गया। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.5 ओम है और बैटरी का जो ईएमएफ है वो आपका 10 वोल्ट के बराबर है। चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो बेटा देखिए करेक्ट ऑप्शन यहां पर है हमारा थर्ड ऑप्शन। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है फाइंड आउट VA माइनस VB। VA माइनस VB निकालना है। देखो ध्यान से, ये रॉड ऐसे घूम रही है, तो जब कोई रॉड L लेंथ की रॉड ओमेगा एंगुलर स्पीड के साथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B के परपेंडिकुलर प्लेन में रोटेट करती है, तो EMF जो इंड्यूस्ड होता है E, उसकी वैल्यू हाफ B ओमेगा L स्क्वायर के इक्वल होती है, जहां उसकी लेंथ L होती है। अब देखिए, ये ध्यान से देखिए, यहां पे फिगर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, मैंने यहां पर O पॉइंट लिख दिया। अगर हम OB रॉड की बात करें, ऐसे रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो जो चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी, ये सिचुएशन देखिए राइटवर्ड होगी, तो F इक्वल टू QV क्रॉस B से, V इधर है, B अंदर की तरफ है, पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ मूव करेगा। यानी इसके इक्विवेलेंट अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाएं तो वो फिगर कुछ ऐसा होगा, इधर की तरफ इस तरह से ये वाला पॉइंट B होगा बेटा, और ये वाला पॉइंट तुम्हारा O होगा। और इसका EMF अगर मैं कहूं E1 है, तो इसकी वैल्यू हाफ B ओमेगा L स्क्वायर के इक्वल आएगी। अब इस रॉड को देखो, ये रॉड नीचे मूव कर रही है, तो जब V क्रॉस B निकालोगे तो राइट हैंड साइड में इस तरफ पॉजिटिव चार्ज यहां पर इकट्ठा हो रहा होगा, यानी इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बनाओगे तो वो कुछ ऐसे बनेगा। यहां पर B होगा, इसमें जो E2 होगा उसकी वैल्यू हाफ B ओमेगा 2L का स्क्वायर होगा, या सिंपली 2B ओमेगा L स्क्वायर हो जाएगा। हमसे पूछा गया VA माइनस VB। देखो भाई, अगर हम यहां से, ये बेटा A था, ये B है और ये है आपका टर्मिनल A, हमसे VA माइनस VB पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले अगर हम यहां पे देखें तो VO माइनस VB की वैल्यू E1 के बराबर है, जो कि हाफ B ओमेगा L स्क्वायर है, इक्वेशन नंबर 1।
यहां पर देखेंगे जो VO माइनस VA है इसकी वैल्यू E2 के इक्वल है। ये है तुम्हारा, ये वैल्यू बेटा आपकी है 2B ओमेगा L स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। हमसे VA माइनस VB पूछा गया है तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से बचेगा VA माइनस VB इक्वल टू माइनस 2B ओमेगा L स्क्वायर प्लस हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू माइनस का 3/2B ओमेगा L स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो बेटा यहां पे कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। एक काम करते हैं, यहां पर 1 2 को गायब कर देते हैं तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है बेटा? हमें लग रहा है सभी बच्चों को मेरी बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ, बढ़ते हुए ऑर्डर में लगाना है। हमें मालूम है, देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। गामा रेज की सबसे कम होती है, एक्स रेज की उससे ज्यादा होती है, इंफ्रारेड की उससे भी ज्यादा होती है, माइक्रोवेव की उसके भी ज्यादा, यानी ये नीचे की तरफ इंक्रीज कर रहा है। सो लैम्डा 1 छोटा होगा लैम्डा 2 से, छोटा होगा लैम्डा 3 से, छोटा होगा लैम्डा 4 से। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। 40 का फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41, a copper ball of mass 100 gram is at a temperature T. It is dropped in a copper calorimeter of mass 100 gram filled with 170 gram of water at room temperature. Subsequently, the temperature of the system is found to be 75 degree centigrade. T is given by, T की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए कैलोरीमेट्री का डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। प्रिंसिपल आप कैलोरीमेट्री याद रखिएगा। हीट रिसीव्ड बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट इज हीट रिजेक्टेड बाय हॉट ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन बताना है और कुछ नहीं है। हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो हीट लॉस करेगा। टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा? कॉपर बॉल का। क्यों? क्योंकि वो वाटर और कैलोरीमीटर के टेम्परेचर को राइज कर दे रहा, बढ़ा दे रहा है। तो जो कॉपर बॉल हमारी हीट लॉस करेगी ms डेल्टा टी से m100, s की वैल्यू 0.1 गिवन है। डेल्टा टी आपका t माइनस का 75 हो गया क्योंकि फाइनल टेम्परेचर 75 डिग्री है। हीट गेन कौन करेगा? पहली बात तो हीट गेन करेगा वाटर, वाटर है 170, स्पेसिफिक हीट 1। डेल्टा टी की बात करेंगे तो 75 माइनस रूम टेम्परेचर आपको 30 गिवन है। इसके बाद कैलोरीमीटर का भी हमें स्पेसिफिक हीट गिवन है तो वो भी कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा, वो भी ms डेल्टा टी से। मास है 100, s है 0.1, डेल्टा टी है 75 माइनस का 30। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, ये 10 टाइम्स t माइनस 75 हो जाएगा, ये 170 इंटू 45 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 45, ये हो जाएगा 10 इंटू टी माइनस 75, 45 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 180, 0 से 0 कैंसिल हो गया। t माइनस 75 810 के इक्वल हो गया तो t की वैल्यू आपकी 885 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल आ गई। चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 ये है, टू प्लैनेट्स A एंड B having masses m1 and m2 move around the sun in circular orbits of radii r1 and r2 respectively. If angular momentum of A is L and that of B is 3L, the ratio of time period is okay. देखो भैया, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो सैटेलाइट प्लैनेट्स हमारा सन के अराउंड मूव करता है, अगर
आर रेडियस की ऑर्बिट में। तो v बराबर अंडर रूट के अंदर जी एम बाई आर होता है। तो अगर हम v1 अपॉन v2 की बात करेंगे, ये अंडर रूट के अंदर r2 अपॉन r1 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अब कह रहे हैं एंगुलर मोमेंटम एक का L है, दूसरे का 3L है। हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम L हमारा mvr के बराबर होता है, यानी L बराबर हो गया m1 v1 r1 और 3L बराबर हो गया m2 v2 और r2 के। अब देखिए यहाँ से 1/3 बराबर हो गया m1/m2 v1/v2 और r1/r2 के। अब देखिए हम जानते हैं कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r की क्यूब के। हमसे रेशियो पूछा गया है a का b के साथ, यानी कि जो TA/TB है वो R1/R2 की होल पावर 3/2 के इक्वल आ जाएगा। अब देखो यहाँ से बेटा V1/V2 की अगर हम वैल्यू देखें तो यहाँ पे पुट कर दें तो 1/3 इक्वल हो जाएगा m1/m2। V1/V2 की वैल्यू है अंडर रूट के अंदर R2/R1। तो यहां पर हमें अंडर रूट के अंदर R2/R1, अंडर रूट के अंदर R2/R1 और ये बचेगा R1/R2, यानी 1/3 m2/m1 की वैल्यू अंडर रूट के अंदर R1/R2 आ गई। मतलब बेटा m2/3m1 हमारा R1/R2 की पावर 1/2 है। हमें पावर 3/2 चाहिए तो दोनों साइड का क्यूब कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/27 m2/m1 का होल क्यूब इज इक्वल टू R1/R2 की होल पावर 3/2। और यही हमारा बेटा TA/TB था, यानी TA/TB की जो वैल्यू आएगी वो 1/27 m2/m1 की होल पावर 3/2 आएगी। फार्मूला बेस्ड था, थोड़ा टर्म को एक दूसरे के साथ रिलेट करना था, थोड़ा कैलकुलेटिव था बट आसान था। तो करेक्ट ऑप्शन देखो बेटा, यहां पर करेक्ट ऑप्शन आ रहा है 4th। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। A wire of length L and radius R is clamped at one end. Okay, it is if its other end is pulled by a force F, its length increases by L. ठीक है भाई, एक वायर है जिसकी लेंथ है, मान लो लेंथ L है, इसमें कोई फोर्स F अप्लाई किया जिसकी वजह से इसकी लेंथ में इंक्रीज L के इक्वल आया। तो यंग्स मॉडुलस होता है बेटा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा L अपॉन ओरिजिनल लेंथ L। Y इज इक्वल टू F अपॉन पाई R स्क्वायर, क्योंकि रेडियस के बारे में बात हो रही है, इज इक्वल टू L अपॉन डेल्टा L की वैल्यू L है, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कह रहे हैं, if the radius of the wire and the applied force both are reduced to half of their original value. Okay, देखो रेडियस को और जो अप्लाइड फोर्स है उसको ओरिजिनल वैल्यू का आधा कर दे रहे हैं। कुछ भी कर दो, यंग्स मॉडुलस मटेरियल की प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होगी।
तो y इक्वल टू एफ की जगह कर दो बेटा f बाई टू पाई, r की जगह r बाई टू का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा l अपॉन l डेल्टा l डैश। अब देखिए यहां से y इक्वल टू आ जाएगा f अपॉन टू पाई आर स्क्वायर बाई फोर इंटू एल अपॉन डेल्टा एल डैश। देखिए यहां से अगर हम y की वैल्यू, इसको 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अगर यहां से देखें यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आपकी आ गई 2f l अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल डैश। इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को दोनों को इक्वेट कर देते हैं, 1 इक्वल है 2 के, यंग्स मॉडुलस सेम है, तो एफ एल अपॉन पाई आर स्क्वायर एल इक्वल हो जाएगा 2f_l अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल डैश। तो यहां से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, एल से एल कैंसिल, डेल्टा एल डैश की वैल्यू ट्वाइस ऑफ एल के इक्वल आ गई। सो करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ये डबल हो जा रहा है, 2 टाइम्स हो जा रहा है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स डैम्ड हार्मोनिक मोशन। देखो डैम्ड हार्मोनिक मोशन में एम्पलीट्यूड की, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का, एम्पलीट्यूड लगातार बदलता रहता है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन है आपका सही, यहां पर चेंज नहीं हो रहा, तो ये डैम्ड नहीं होगा। ठीक है, अच्छा एक से ज्यादा ऑप्शन सही देखना पड़ेगा। एम्पलीट्यूड टाइम के साथ बेटा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, ए इक्वल टू ए नॉट एक रिलेशन होता है, नॉट पीक वैल्यू होती है, ई टू द पावर माइनस का बीटी अपॉन 2m एक रिलेशन होता है, इसके अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। तो फोर्थ भी एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट हो रहा, फोर्थ भी सही है, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा इसका आपका क्वेश्चन नंबर 44 का 4, फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन द करेक्ट, ये दोनों आपके रॉन्ग होंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 ये है, 3 आइडेंटिकल रॉड्स ईच ऑफ लेंथ L आर जॉइंट टू फॉर्म ए राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है भाई, एक राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस तरह से 3 रॉड को जोड़ा गया है, 3 रॉड को जोड़कर हमने एक राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया है। ठीक है, कह रहे हैं सबकी लेंथ L है, L और L है, joined to form a right equilateral triangle, its radius of gyration about an axis passing through a corner at perpendicular to the plane of the triangle is। इस प्लेन के परपेंडिकुलर और किसी एक कॉर्नर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट इसकी रेडियस ऑफ gyration बतानी है। तो सबसे पहले इस एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। देखो सपोज ये रॉड 1 है, ये रॉड 2 है, ये रॉड 3 है, इस एक्सिस के अबाउट अगर सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो I हमारा I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। देखो पहली रॉड के लिए ये इसके एक एंड से पास हो रहा है, ये इसके एक एंड से पास हो रहा है, जैसे ये A B C रॉड है, तो एक एंड से, जब थिन रॉड के एक एंड से पास होने वाली एक्सिस का अबाउट जो परपेंडिकुलर भी होती है रॉड की लेंथ के, उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए ml²/3 होता है। सेम सिचुएशन होगी बी और सी के लिए, I2 भी हमारा ml²/3 हो जाएगा। बट ये जो थर्ड रॉड है इसके अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें वो ml²/12 होता है, बट हमें यहां के अबाउट निकालना है तो हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करना होगा। और हम जानते हैं कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है वो √3L/2 के इक्वल होती है, यानी जो हमारा I3 है वो प्लस का ml²/12 प्लस md² से इसका स्क्वायर करेंगे तो 3L²/4 आ जाएगा, 3L²/4 आ जाएगा। जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, ये हो जाएगा, यहां पर आपने 12 एलसीएम ले लिया तो 4ml² प्लस 4ml²
प्लस का ml स्क्वायर प्लस का 9, यहाँ पर m भी आएगा, 9ml स्क्वायर। सॉल्व करिए, 9 1 10 4 10 18, ये आ गया बेटा 18 ml स्क्वायर बाई 12, ये आ गया I। रेडियस ऑफ जायरेशन बतानी है, मान लिया रेडियस ऑफ जायरेशन हमारी k है, तो इसको mk स्क्वायर के इक्वल कर दो, लेकिन मास यहां पर आपका 3mk बराबर हो जाएगा, तो 3 से कैंसिल करेंगे 6 जाएगा, m से m जाएगा, l स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू k स्क्वायर आ जाएगी, यानी k की वैल्यू l बाई अंडर रूट 2k इक्वल होगी। तो 45 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड ऑप्शन। सभी को समझ में आ गया होगा, आई होप बेटा सभी बच्चों की बात मेरी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 ये है, ट्रुथ टेबल फॉर ए सिस्टम ऑफ 4 NAND गेट्स एज सोन इन द फिगर। देखो भैया, यहां से आपने A भेजा, यहां पर A आया, यहां पर ये NAND गेट है, देखिए NAND गेट है, तो पहले AB आया, वो AB का बार हो गया, तो यहां पर AB का बार आएगा, नीचे भी AB का बार जाएगा और नीचे से B आ गया। फिर ये यहां पर फिर से NAND गेट है, यानी यहां जो आउटपुट आएगा वो आएगा AB का बार का होल बार, और यहां आएगा B AB के बार का होल बार। इसके बाद इनका प्रोडक्ट होगा तो Y आएगा तुम्हारा AB का बार का होल बार इंटू B AB के बार का होल बार, ये आया। अब यूज करेंगे डिमॉर्गन्स थ्योरम, तो जो आपका y आया है डिमॉर्गन्स थ्योरम से वो इक्वल हो जाएगा AB बार प्लस B AB बार खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा AB बार प्लस B AB बार, ये हो जाएगा A बार प्लस B बार B A बार प्लस B बार, ये हो जाएगा A बार प्लस AB बार BA बार प्लस BB बार। देखो AA बार 0 होगा और BB बार 0 होगा, यानी ये इक्वल हो जाएगा AB बार प्लस BA बार के। तो देखिए ध्यान से, अगर आप देखो बेटा, ये हमारा जोर गेट है, इसका आउटपुट जोर गेट के आउटपुट के जैसा होगा, या आप चाहो तो इसकी ट्रुथ टेबल बना लो। तो देखो, जब आप 0 0 भेजेंगे तो आउटपुट 0 आएगा, 0 0 भेजेंगे तो यहाँ आउटपुट 1 आ रहा है, ये गलत हो गया। 0 0 भेजने में यहाँ आउटपुट 1 आ रहा है, ये भी गलत हो गया। 0 0 भेजा, यहाँ पर आउटपुट 0 आ रहा है, यहाँ पर भी आउटपुट 0 आ रहा है, सही बात है। अब हम यहाँ से भेजेंगे 0 और 1, 0 और 1 में यहाँ पर आउटपुट 0 है, यहाँ भेजते 0 और 1, तो ये तो 0 हो गया और ये 1 हो गया। 0 1 में आउटपुट 1 आएगा, ये भी रॉन्ग हो गया। 1 0 में आउटपुट 1 आएगा, 1 1 में आउटपुट 0 आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन, 46 का सेकंड ऑप्शन, ये जोर गेट है, राइट। सबको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। फिगर शोज ए प्रोसेस फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस इफ प्रेशर इन स्टेट 1 इज P1 एंड इन स्टेट P2 इज ओके। स्टेट 2 पर इसकी का प्रेशर P2 है, तो इसमें कौन सा रिलेशन सही होगा। देखो ये जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, अगर हम इसका देखें, इसका y इंटरसेप्ट हमारा नेगेटिव है, तो अगर इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो v इज इक्वल टू mt माइनस सी के इक्वल आ जाएगी, जहां पर c y इंटरसेप्ट है, m इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप है
जो कि कांस्टेंट है। अब देखिए हमें प्रेशर की बात बतानी है। हम जानते हैं कि PV बराबर nRT होता है, तो V की वैल्यू nRT/P हो जाएगी। आइडियल गैस है, पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में V की जगह nRT/P इक्वल टू MT-CK। तो यहां से अगर आप देखोगे बेटा, यहां से अगर आप देखेंगे तो जो P की वैल्यू आएगी, P की वैल्यू जो आएगी वो nRT अपॉन MT-C आ जाएगी। टेम्परेचर से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो ये nR अपॉन M-C/T आएगी। अब देखो जब 1 से 2 जा रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो देखिए एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जो C/T है वो डिक्रीज करेगा। अगर ये डिक्रीज करेगा टर्म, तो डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा, और अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा तो प्रेशर हमारा डिक्रीज करेगा, यानी 1 से 2 में जाने में प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो P1 बड़ा होना चाहिए P2 से। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए 47 का। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स फॉर द प्रोसेस विद आइडियल गैस। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो देखो भैया आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होती है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में जो भी हीट देते हैं वो वर्क डन के बराबर होता है। यानी कि जो D है उसका 3/4 यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी B ऑप्शन नहीं हो सकता। अब एडियाबेटिक प्रोसेस, देखो जो एडियाबेटिक प्रोसेस है हम जानते हैं, इन एडियाबेटिक प्रोसेस देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो जो एडियाबेटिक प्रोसेस है बी का ऑप्शन हमारा इक्वल होगा सेकंड के। तो बी का ऑप्शन सेकंड यहां पर भी है और यहां पर भी है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये हम लोगों ने डी में टिक कर दिया बेटा, ए का 3/4 था ना। एक सेकंड ये हटाओ, ए का 3/4 था बेटा, तो ए का 3/4 था ना, ए का 3/4 तो ये वाला हो सकता है और ये वाला हो सकता है ना। तो ये इसका मतलब ना ये होगा ना ये होगा, सही है। ओके, ए का बेटा ए का था 3/4, ठीक है। बी का सेकंड हो सकता है, तो बी का सेकंड यहां पर है, यहां पर नहीं है। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, लेकिन बाकी भी चेक कर लें। सी है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो देखो आइसोकोरिक में वर्क डन 0 होता है, तो पूरी की पूरी एनर्जी यूज होती है, मतलब हीट गिवन यूज होती है सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। ये सही हो गया। डी की बात करें, डी है साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में हम जानते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है, डेल्टा Q बराबर डेल्टा W होता है। तो डी का भी हमारा 3 और 4 हो जाएगा। सो जो करेक्ट ऑप्शन है 48 का वो है थर्ड ऑप्शन। सिंपली मैच करना था, नथिंग एल्स, कुछ और नहीं करना था। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, if the velocity of light c, gravitation constant g and Planck's constant h be taken as fundamental units, the dimensional formula of mass in the new system is। तो यानी मास हमारा प्रोपोर्शनल हो गया c की पावर x के, g की पावर y के एंड h की पावर z के। ठीक, यहां पर m इज इक्वल टू लिख दिया k जहां पर एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है,
C की पावर x, G की पावर y, h की पावर z के हमारा डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। अब यहां पर हम लिमिट पुट कर देते हैं दोनों साइड्स में। देखिए इसकी मास का डायमेंशनल फार्मूला m होता है, तो यहां पर हो गया m के डायमेंशनलेस है, c स्पीड ऑफ लाइट है, lt की पावर -1 होल पावर x हो गई, g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है m की पावर -1 l की पावर 3 t की पावर -2 का होल पावर y कर देते हैं। फिर आता है प्लैंक्स कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है m की पावर 1 l स्क्वायर t की पावर -1 होल पावर z कर देते हैं। अब दोनों साइड में लाइक टर्म्स को कंपेयर कर देते हैं। देखो यहां पर m की पावर -y है, वहां पर z है और यहां पर 1 है, इक्वेशन नंबर 1। l की पावर x है प्लस 3y है प्लस 2z है इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। t की पावर -x है, t की पावर -2y है, t की पावर -z है इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। अब इसको सॉल्व करके हमें x, y और z की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो देखिए काम करते हैं, सेकंड और थर्ड को ऐड कर देंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचेगा y, यहां पर बचेगा z इक्वल टू 0 के। अब हम ये इक्वेशन नंबर 4 आई 1 से 4 को ऐड कर देते हैं। अगर हम 1 + 4 कर देते हैं तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 2z इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी z की वैल्यू आपकी 1/2 के इक्वल आ गई। तो z है h की पावर 1/2, ओके। h की पावर 1/2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, चारों में h की पावर 1/2 आ रहा है। ठीक है भैया। अब देखो z है 1/2, तो जो इक्वेशन नंबर 1 है यहां से -1 -y प्लस 1/2 इक्वल टू 1 के है, तो यानी कि -y इक्वल हो गया 1/2 के, तो y की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2, g की पावर -1/2 था तो -1/2 यहां पर है केवल सेकंड में। अब देखते हैं x कितना आ रहा है, तो एक काम करो, कहीं एक किसी भी एक इक्वेशन वैल्यू पुट कर लेता हूं, यहीं पे पुट कर लेते हैं। तो जो इक्वेशन नंबर 3 है यहां से x की वैल्यू माइनस का 2y माइनस का z है, माइनस का 2 इंटू माइनस का 1/2 माइनस का z करोगे, z की वैल्यू आपकी थी 1/2, तो ये 1 - 1/2 से इक्वल आ गई 1/2 के, यानी x की वैल्यू आ रही है 1/2, तो c की पावर आ गई आपकी 1/2। करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका था इसको सॉल्व करने का। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 ये है, A stone of mass 90 gram is tied to a string and move in a vertical circle of radius 1 meter, making 10 revolution per minute. ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 10 RPM, यानी 10 इंटू एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन और सेकेंड लगा 1 मिनट में 60 सेकेंड, यानी ये हो गया आपका π/3 रेडियन पर सेकेंड ओमेगा की वैल्यू आ गई। ठीक है, कह रहे हैं द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द स्टोन इज एट लोवेस्ट पोजीशन। देखिए भैया, जब स्टोन हमारा लोवेस्ट पोजीशन पर होगा, जब स्टोन हमारा
लोवेस्ट पोजीशन पर होगा, ऊपर T लगेगा, नीचे mg लगेगा। इसका मतलब T माइनस mg इक्वल होगा mr ओमेगा स्क्वायर के। तो जो T की वैल्यू है वो mg प्लस mr ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी। वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा, जल्दी से इसमें वैल्यू पुट कर दो। मास है 900 ग्राम, यानी कि एक काम करते हैं, सारी वैल्यूज हम लोग केजी में ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आंसर न्यूटन में है। 0.9 इंटू 9.8, मास है 0.9, रेडियस 1 मीटर है। ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 9 के, ठीक है भैया, पाई स्क्वायर बाई 9। पाई स्क्वायर की वैल्यू ने 9.8 दे रखा है, तो ये हो गया 0.9 इंटू 9.8 प्लस 0.9 इंटू 9.8 अपॉन 9 के। यहां से T की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों में कॉमन है 9.8, अंदर बचेगा 0.9 प्लस 0.1, 0.9 में 0.1 जोड़ोगे तो 9.8 इंटू 1.0 से आंसर आ जाएगा 9.8 न्यूटन। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 50 का वो है थर्ड। तो बेटा बहुत ही अच्छा पेपर था, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड था। होपफुली आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। तो और अगर अच्छा नहीं हुआ है, कहीं पे कोई गलतियां हो गई हैं, तो आने वाले टेस्ट में आपको उन गलतियों को इम्प्रूव करना होगा बेटा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों एंड गुड नाइट।